इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने अर्जी दाखिल की है। बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। यूपी एमपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई है। राजस्थान में भी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। तो बता दें कि जिस तरीके से एक के बाद एक बुलडोजर की कार्रवाई देखी जाती है और कोई भी मामला हो उसमें जिस तरीके से बुलडोजर के मामले कार्रवाई होती है, उसको लेकर अर्जी दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही है। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है और बुलडोजर एक्शन पर निर्देश जारी करेंगे, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि महज आरोप के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई करना गलत है। इसके लिए जरूरी निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाएंगे, ये कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर जस्टिस को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पक्ष रखे गए और जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच में जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई इस मामले में चल रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा है कि एक पिता का बेटा अडियल हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिरा दिया जाए तो ये गलत तरीका है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई कि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विष्णु और आयुष हमारे साथ हैं। विष्णु जयपुर से हमारे साथ है और आयुष दिल्ली से हमारे साथ है। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। आयुष, सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई अभी जारी है और पक्ष लगातार दोनों तरफ से रखे जा रहे हैं, और जिस तरीके से इसमें टिप्पणियों का सिलसिला जारी है उसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात की जाए तो सुनवाई इस मामले में हो चुकी है। अब कोर्ट अपना ऑर्डर पढ़ रहा है और ऑर्डर में जो बातें बताई जा रही है वो जाननी बहुत अहम है। सबसे पहले कोर्ट ने एक तरफ टिप्पणी की है और ये बात कही है कि देखिए, इस प्रकार से अगर कार्रवाई होती है जहां पर किसी भी व्यक्ति का घर इस आधार पे गिरा दिया जाए कि वो आरोपी है, तो ये गलत है। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि अगर वो आरोपी की जगह अपराधी भी होता तब भी उसका घर गिराना गलत है और गैर कानूनी है। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बात कही थी कि जो घर गिराए गए हैं वो इसलिए नहीं गिराए गए कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया वो आरोपी है या अपराधी है, बल्कि इसीलिए गिराए गए हैं क्योंकि वो म्युनिसिपल एक्ट का वायलेशन करते हैं, यानी अवैध तरीके से बनाए गए थे। अवैध निर्माण था। जो भी घर वैध थे, जो म्युनिसिपल एक्ट का पालन करते थे, जिनको कानूनी तौर पर बनाया गया था, उनको कभी भी किसी भी सरकार ने छूने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पर जो चीज देखने वाली थी वो ये थी कि कोर्ट ने एक बात कही है कि हम इस पे गाइडलाइंस इशू करेंगे और जो गाइडलाइंस होगी वो पैन इंडिया लेवल पर होंगी। देखिए, जो ये याचिका दायर की गई थी जमीयत उलेमा ए हिंद और उसके अलावा और लोगों के द्वारा, एक जॉइंट पिटीशन हम इसे कहते हैं, जिसपे सुनवाई हुई थी, इसमें ये बात रखी गई थी कि सरकारों के द्वारा, खास तौर पे जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है वहां पे सरकारों के द्वारा, जिसमें राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों की खासा तौर पे बात की गई थी कि यहाँ पर सेलेक्टिव टारगेटिज्म होता है। उन आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है जो एक विशेष वर्ग से आते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। जो रिपोर्ट थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी, जिसने ये बात कही थी कि अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक 128 ऐसे मकान गिराए गए जो मुसलमानों के थे। सिलेक्टिव टारगेटिज्म था और आरोपी होने के आधार पर ही यहाँ पर सिर्फ मकानों को गिरा दिया गया। इस रिपोर्ट का भी हवाला आज कोर्ट पे दिया गया था। कोर्ट ने ये बात कही है कि हम इस पर गाइडलाइन जारी करेंगे। एक अमाइकस यहाँ पर नियुक्त करने की बात की गई है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने कहा है कि अमेकस की नियुक्ति हम करेंगे। अमेकस वो व्यक्ति होता है जो ऐसी याचिकाओं में अमूमन दोनों पक्षों की बात सुनकर कोर्ट के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट रखते हैं। तो यानी ये 3 सरकारें जो हो गई ये, और इसके अलावा जो याचिकाकर्ता थे, क्योंकि एक याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा ए हिंद और इसके अलावा कई अलग अलग राज्यों की तरफ से भी छोटी याचिकाएं लगाई गई थी, छोटे संगठनों की तरफ से भी याचिकाएं लगाई गई थी। ये कलेक्टिव पिटीशन पर आज सुनवाई हो रही थी। इन सब की बात को अमाइकस के
द्वारा सुना जाएगा और अबाइकस अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा। अब इसमें अगली डेट को लेकर संशय है कि सोमवार या मंगलवार में कोई एक तारीख हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोबारा से सुनवाई करेगा। फिलहाल यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के तेवर है वो इस ऐसी कार्रवाइयों को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि इस प्रकार से अगर कहीं पर भी कार्रवाई होती है तो वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन जो पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा वो जानने वाला है और वो जरूरी इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही है कि हमने किसी आरोपी का घर नहीं गिराया है, हमने घर सिर्फ उसका गिराया है जो म्युनिसिपल एक्ट का वायलेशन करते हैं, यानी जिनके घर अवैध थे और गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे। जी ठीक है आयुष, आएंगे आपके पास। फिलहाल जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु, देखिए जिस तरीके से याचिकाएं दी गई हैं उसी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो अभी महज कुछ ही दिनों पहले की बात है जब 2 बच्चों में उदयपुर में चाकूबाजी की घटना हुई थी। जिस बच्चे ने वार किया था दूसरे समुदाय का वो था, उसके आवास पर भी तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई की गई, लेकिन वो आवास उसका था नहीं, वो घर उसका था नहीं, वो वहां पर किराए पर रह रहे थे, लेकिन बावजूद उसके वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई थी। देखिए जैसा कि मेरे अभी सहयोगी बता रहे थे कि जो कार्रवाई हुई है वो किसी इस आधार पे नहीं हुई कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। वो उस आधार पे हुई कि अगर वो जो भी कोई प्रॉपर्टी जो गिराई गई है वो क्या नगर निगम के क्षेत्र में आती हैं या फिर यूआईटी के इलाके में आती हैं, उस आधार पर जो वो अवैध निर्माण किए गए थे उन पर ये तमाम कार्रवाई की गई है। और बीजेपी सरकार नहीं, जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी तब भी जो पेपर लीक में जो अपराधी पकड़े गए थे उनके घरों पर भी बुलडोजर चले थे। यहीं जयपुर में कई बिल्डिंगों को ढहाया गया था जब पेपर लीक कांड राजस्थान में हुआ था, तब भी कई कार्रवाई हुई थी। पर लेकिन जब कुछ जो अपराधी थे उनके फ्लैट्स बड़ी बड़ी सोसाइटीज में थे, उनको छोड़ दिया गया क्योंकि पूरी कहीं ना कहीं वो नक्शों के अनुसार वो बिल्डिंगें बनी हुई थी। इसी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। जो अवैध रूप से जो ढांचे बने हुए थे, जो स्ट्रक्चर राजस्थान में अलग अलग जगहों पर बने हुए थे, उनको म्युनिसिपल एक्ट के तहत तमाम उन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन देखिए लगातार एक ट्रेंड पूरे देश भर में इस तरह का चल रहा है कि जब भी कोई किसी भी गतिविधि में कोई अपराधी पकड़ा जाए या ऐसा संगीन जुर्म जो चर्चित हो, उसमें तुरंत प्रभाव से जो बुलडोजर का एक्शन है वो देखने को नजर आता है। जयपुर में कई स्थानों पर कार्रवाई हुई, उदयपुर में जो हाल ही में चर्चित जो चाकू कांड हुआ था उसमें बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। अलवर की अगर बात की जाए, अलवर में कुछ अपराधियों को पकड़ा गया जो फोन के जरिए लोगों से पैसा ऐंठते थे, अलग अलग तरीके से लोगों से पैसा निकालते थे, उनके घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। तो तमाम ठीक है विष्णु, आएंगे आपके पास। ठीक है विष्णु, आएंगे आपके पास। फिलहाल लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से लगातार एक्शन बुलडोजर का देखा जाता है, कोई भी घटना होती है बुलडोजर का एक्शन सबसे पहले देखा जाता है, दस्तावेज घर के सबसे पहले निकाल लिए जाते हैं। हालांकि ये कार्रवाई जो है उसी वक्त पर क्यों की जाती है जब कोई भी मामला इस तरीके का, कोई भी घटना इस तरीके के निकलकर सामने आती है, तब ये बड़ा सवाल है। यही याचिका यहाँ पर दी गई है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके ही ये कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को सीधे तौर पर अपराध, संगठित अपराध और अपराधियों को मददगार, यानी अपराधियों के मददगार, अपराधियों को मदद करने वाले लोगों को एक तरह से आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए, यानी सीधे तौर पर आप अपराध करते हैं, जेल में चले जाते हैं, लेकिन आपकी काली कमाई का मजा बैठकर बाहर बाकी गैंग के लोग उठाते हैं और ये काला कारोबार चलता रहता है क्योंकि जेल में बैठकर भी आप उस सिंडिकेट क्राइम को प्री होल्ड करते हो, चलाते रहते हैं। और यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में कई जेलों में बैठकर इस तरह के माफिया जराइम की दुनिया में एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ रहे थे। और यही वजह है कि योगी सरकार के वजूद में आने के बाद सीधे उनकी जड़ पर चोट की गई, यानी आप अपराध करते हैं, जराइम करने के बाद जो धन, काला पैसा आप कमाते हो, उस काले पैसे से बनाई हुई संपत्तियों को जब ध्वस्त किया जाता है तो सीधे तौर पर जराइम की दुनिया पर असर नहीं होता बल्कि वो निस्तो नाबूद हो जाती है, क्योंकि हर क्राइम को करने के पीछे की वजह पावर और पैसा होती है। और जब उस पावर और पैसे पर सीधे चोट की जाती है तो नतीजे हमारे सामने हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरीके से एक के बाद एक दूसरे राज्यों ने इसको अपनाया और कहा गया कि बुलडोज़र मॉड्यूल को अपनाया जा रहा है क्राइम की रोकथाम को लेकर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्देश ज़रूर अब इस पे गाइडलाइंस जारी करने जा रही है। हालाँकि क्या कुछ होगा उसमें ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आएँगे अभिषेक आपके पास। भोपाल से हमारे सहयोगी चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 19 के दशक से ही बुलडोजर के एक्शन जो है वो देखे जा रहे हैं। 15,397 एकड़ जमीन से अतिक्रमण अभी तक हटाया जा चुका है। हालांकि कितने अतिक्रमण ऐसे हटाए गए हैं यहाँ पर जो किसी क्राइम के बाद ही जिन पर कार्रवाई की गई हो? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में भी 90 के दशक में बुलडोजर की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बुलडोजर राजधानी भोपाल में चलाए गए थे क्योंकि भोपाल की सड़कों को चौड़ा किया जाना था। लेकिन जिस तरीके से 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत की थी, तो जब मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ की सरकार ने 2019 में ट्रायल के तौर पर मध्य प्रदेश में शुरुआत की थी और जो भी माफिया थे उन माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 से 2022 के यानी कि 2 साल के एक आंकड़े भी जारी किए। उन आंकड़ों में 12,000 से ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाइयां मध्य प्रदेश में देखने को मिली। लेकिन 2022 के बाद सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए। जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार थी, शिवराज ने भी इस कमलनाथ की जो मध्य प्रदेश में योजना थी यानी कि बुलडोजर कार्रवाई थी, उस बुलडोजर कार्रवाई की रफ्तार बढ़ाई। उसके बाद मोहन सरकार आई और मोहन सरकार ने भी इस कार्रवाई को रफ्तार बढ़ा दी गई। लेकिन साफ तौर पर कहा गया कि जब जो 2 साल के आंकड़े आए थे, उन 2 सालों में जो कार्रवाई 12,000 से ज्यादा है, उनके अगर ओवरऑल आंकड़े देखें तो उनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई मुस्लिमों पर हुई है। यही कारण है कि ये याचिका लगाई गई है। इस याचिका में तमाम बड़ी मध्य प्रदेश की कार्रवाइयों का जिक्र किया है। हाल ही में छतरपुर में देखा कि 20 करोड़ की आलीशान कोठी को गिरा दिया गया, यानी कि आरोप सिद्ध होने के बाद। इसके अलावा भी अगर गुना की बात करें, खरगोन और उज्जैन की बात करें, तो वहां पर भी मुस्लिमों ने खंडवा में जब वहां पर रामनवमी को चल समारोह था तो वहां पर पथराव किया था, तो वहां पर भी थी। उज्जैन में जब शाही सवारी निकाली जा रही थी तो वहां पर थूकने की बात सामने आई थी, तो वहां पर भी बुलडोजर चलाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में केवल मुस्लिमों पर ही कार्रवाई की हो। मध्य प्रदेश में हिंदुओं पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हाल ही में हमने देखा सीधी में पेशाब कांड हुआ, वहां पर कार्रवाई हुई। रीवा में बलात्कार का मामला सामने आया, वहां पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा ग्वालियर चंबल में गोली कांड आया, जबलपुर में भी गोली कांड सामने आया था, वहां भी कार्रवाई हुई। तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में एक पक्षीय कार्रवाई की गई हो। साफ तौर पर देखा गया कि अभी तक मोटा मोटी बड़े बड़े जो आंकड़े अगर मध्य प्रदेश के उठा दिए जाएं तो सरकार ने दोनों ही यानी कि किसी से पक्षपात नहीं किया। जो आरोपी हैं, जिनको आरोपी पाया गया, सिद्ध पाया गया, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन चला। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से तमाम बातों का जिक्र किया गया कि पिछले सालों का अगर बीजेपी शासित राज्यों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इनमें मुस्लिमों पर जो है ज्यादा कार्रवाई देखने को मिली। ऐसा कह सकते हैं कि मुस्लिमों पर ज्यादा कार्रवाई क्योंकि घटनाक्रम उस इलाकों में भी ज्यादा हुए। हिंदुओं पर अत्याचार की घटना है या हिंदुओं के कोई कार्यक्रम हो तो उन पर थूक देने की बात हो, पत्थरबाजी की बात हो, पाकिस्तान जैसे देश के नारे लगाने की बात हो, तो ऐसी तमाम चीजें सामने आई थी जिसको लेकर सरकार ने एक्शन लिया था कि मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चलाया जाएगा और किसी की भी माफियागिरी या किसी तरीके का जाति सूचक गालियां वगैरह जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। यही कारण है कि तमाम पिछले 2020 से 22 तक मध्य प्रदेश में 12,000 से ज्यादा कार्रवाइयां की, लेकिन 22 के बाद सरकार ने अधिकृत आंकड़े जारी नहीं किए। ठीक है। आएंगे चेतन आपके पास। हमारे सहयोगी दिल्ली से आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई हो चुकी है, अगली सुनवाई मंगलवार के दिन होगी और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि निर्देश जो है ज़रूर दिए जाएंगे इस पूरे मामले में, किस तरीके के निर्देश दिए जा सकते हैं? क्या आने वाले समय में अब बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से रोक दी जाएगी या फिर क्या रुख अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आज देश के कई राज्य इस निर्णय की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा ये चीज स्पष्ट कर दी गई है कि वो पैन इंडिया लेवल पर होगा, यानी पूरे देश में उस निर्णय को लागू किया जाएगा। क्योंकि जो ये याचिकाएं थी, ये बहस कुछ राज्यों के खिलाफ आई थी जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम लिया गया था। लेकिन ये जो निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का, ये पूरे भारत पर लागू होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो सुनवाई है वो लंबी चलेगी क्योंकि अभी सिर्फ आपसे सजेशन मांगे गए हैं, यानी जो भी यहाँ पर याचिका करता है वो अबाइकस को अपने सजेशन देंगे और उसके बाद जिन सरकारों को यहाँ
पर कटघरे में खड़ा किया गया था, जिन हुक्मरानों को यहाँ कटघरे में खड़ा किया गया था, उनके वकील की तरफ से भी सजेशन दिए जाएंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सिर्फ उन्हीं घरों को यहाँ पर गिराया गया, उन्हीं ढांचों को यहाँ पर तोड़ा गया जो अवैध थे, गैर कानूनी भी थे। और राजस्थान से जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी चीज स्पष्ट बताई थी कि एक ऐसे व्यक्ति के फ्लैट को छोड़ दिया गया जो एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर बना हुआ था, जिसके कागजात पूरे थे। और अमूमन ऐसे ही कार्रवाइयां हमने देखी है जहां पर जो घर गिराए जाते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो जहांगीरपुरी में भी ऐसी कार्रवाई हुई थी, हरियाणा की बात करें तो दूर मेवात में कार्रवाई हुई, राजस्थान की बात करें तो उदयपुर में ऐसी कार्रवाई हुई थी, उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि बरेली में ऐसी कार्रवाई हमें देखने को मिली थी। लेकिन ये जो कार्रवाइयां हुई है, ये सिर्फ उन्हीं घरों के ऊपर हुई है जो अवैध ढांचे थे, यानी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूल्स थे उनका पालन ना करते हुए बनाए गए थे। जो जमीन थी वो या तो अवैध तरीके से कब्जाई हुई थी, या जो कंस्ट्रक्शन था वो अवैध तरीके से किया गया था। यहाँ पर हमने और चीजें भी देखी थी, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि एक मकान का छज्जा गिरा दिया गया था, क्योंकि जो वो छज्जा था वो तय सीमा से ज्यादा आगे निकला हुआ था, यानी सिर्फ उतने ही हिस्से को तोड़ा गया जो गैर कानूनी था। घर कानूनी था, उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। ऐसी ही कुछ दलीलें अब रखी जाएंगी सरकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि हम सिर्फ उन्हीं घरों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो अवैध तरीके से बने हुए हैं। और अगर कानूनी तौर पे सरकार कार्रवाइयां कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसे नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसकी इजाजत कानून ने ही सरकारों को दी है और खास तौर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी है। हाँ, लेकिन जो जमीयत उलेमा हिंद की शिकायत थी, अगर उसमें कोई ऐसा घर पाया जाता है जो लीगल था, जिसके सारे कागजात पूरे थे, और उसके बाद भी सिर्फ हेट मॉन्गरिंग के लिए, यानी सिर्फ बदला लेने के लिए, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है एक विशेष समुदाय से, तब कार्रवाई की गई है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने सख्त तेवर दिखाएगा। क्योंकि जो जमीयत उलेमा हिंद की याचिका थी, इसमें दो बातें जाननी बहुत जरूरी थी। पहली बात जो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कही गई थी वो ये थी कि ऐसी कार्रवाइयों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, और दूसरी अहम बात जो थी वो ये थी कि ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए जो ऐसी कार्रवाइयों में संलिप्त थे, क्योंकि अधिकारियों के हाथ में होता है फाइनल डिसीजन। जो इलाके के डीएम होते हैं, जो इलाके के पुलिस के आला अधिकारी होते हैं, उनके हाथ में होता है कि किस घर पे बुलडोजर चलवाना है, किस घर पे बुलडोजर नहीं चलवाना। क्योंकि जो पुलिस फोर्स है, जो स्पेशल फोर्सेज है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो डीएम के द्वारा और इलाके के पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा ही वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। ऐसे में उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात की है, और अगर ऐसे ऑर्डर स्टेट की तरफ से आते हैं, यानी स्टेट सेक्रेटरी की तरफ से दिए जाते हैं या स्टेट के किसी दूसरे अधिकारी की तरफ से दिए जाते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कराने की मांग जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से की गई थी। लेकिन अगर अभी सुप्रीम कोर्ट सीधा ही किसी निर्णय पर पहुंच जाता तो ये जल्दबाजी कहलाती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ से सजेशन मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं। अमाइकस को नियुक्त कर दिया गया है, सीनियर एडवोकेट को अमाइकस बनाया गया है। दोनों पार्टी अपने सुझाव रखेगी, और जब अमाइकस अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ये सुनवाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, इसमें अभी वक्त लगेगा, और इसी वक्त के साथ साथ देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस तरफ जाता है। जी ठीक है आयुष, फिलहाल हमारे साथ विष्णु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जयपुर से। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 में राजस्थान में अभी तक कितने आंकड़े सामने आए हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई हो? विशेष समुदाय के अगर आंकड़ों की बात करें तो वो कितने आए हैं? क्या वहां पर भी इसी तरीके के हालात देखे जा रहे हैं कि हाँ एक ही पक्ष को लेकर जो है कार्रवाई की जाती है? देखिए, अभी तक इस तरह के कोई सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए हैं। जिस तरह से जो प्रेस नोट्स भी जो जारी होते हैं सरकार की ओर से, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ओर से अधिकतर आते हैं। जब उदयपुर में कार्रवाई हुई तो वहाँ जो लोकल नगर निगम बॉडी है उसकी ओर से कार्रवाई की गई। अलवर में जब कार्रवाई की जाती है तो यूआईटी जो अलवर में बनी हुई है या फिर वो अलग जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है, और एक ऑर्डर पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस में समय दिया जाता है कि आपने जो अवैध स्ट्रक्चर खड़ा किया है इसको हटा लीजिए, अगर आप नहीं हटाएंगे तो फिर सरकार की ओर से एक्शन लिया जाएगा या जो डिपार्टमेंट की ओर से एक्शन लिया जाएगा। रही बात विशेष समुदाय को टारगेट करने की, तो यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है वो लगभग देखा जाए तो जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कई पेपर लीक जो माफिया थे वो लगातार एक्टिव थे और उनकी वजह से पेपरों में धांधली हुई, उनमें से कोई भी अधिकतर जो लोग थे वो विशेष समुदाय से नहीं थे। उनके घरों पर बुलडोजर चले, उसके बाद
अलवर में कई स्थानों पर भी ऐसी जगह कार्रवाई हुई है जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई बड़ा अपराध राजस्थान में घटित होता है या कोई बड़ी दरिंदगी राजस्थान में सामने आती है, उसके खिलाफ लगातार जो एक्शन है वो सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। लगातार जो नगर निगम, जेडीए सहित जो लोकल बॉडीज हैं उनकी ओर से ये नोटिस दिए जाते हैं। जिस पे ऊपर आरोप होता है वो अपराध करने का या जिस भी आदमी का वो मकान होता है उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद अगर वो पेश नहीं कर पाते हैं अपने कागज, वो अवैध रूप से वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, तो उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाती है। लोकल बॉडीज की ओर से उन तमाम स्ट्रक्चर्स पर कार्रवाई की जाती है। सरकारी आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन लगातार जो अलग अलग स्थानों पर जब ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं तो वहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि अलवर में एक बड़ा गिरोह काम करता है जो लोगों से फोन करके पैसे मांगता है, अलग अलग तरीके से लोगों को फंसाया जाता है। उनके भी कईयों के घरों पर बुलडोजर चले। अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में भी हाल ही में कुछ दिन पहले जब सरकार कांग्रेस की थी तब कई जगह बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की गई। आपने भी चर्चित नाम थे सुने होंगे, भूपेंद्र सारंग सहित कई जो ऐसे लोग थे जो कोचिंग संस्थानें चल रही थी जहाँ पर पेपर लीक कराए गए, उनके घरों पर बुलडोजर चला। वो विशेष समुदाय से नहीं थे। उदयपुर में ठीक है विष्णु, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चेतन, आयुष और अभिषेक, आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में वक्त चला